So we have our limits, we know our limits, and we are responsible to. तो साल 1950 में भारत की पहली ए रेटेड फिल्म रिलीज हुई थी और अगर आपको पता चले कि उस फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट क्यों मिला था तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो उस समय से लेकर अब तक करीब 75 साल गुजर चुके हैं और इस ए रेटिंग की डेफिनेशन भी टाइम के साथ साथ बदलती रही है। कुछ साल पहले तक ए रेटेड फिल्म को बस एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता था, लेकिन अब मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा की कई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी ए रेटेड है। आज भी अगर किसी फिल्म को ए रेटिंग मिलती है तो ज्यादातर लोग तुरंत मान लेते हैं कि ये सिर्फ इंटीमेट सीन की वजह से दी गई होगी, मगर असल में ए रेटिंग दी क्यों जाती है, हमारे इंडियन सेंसर बोर्ड और फॉरेन सेंसर बोर्ड में फर्क क्या है और अभी के टाइम में ए रेटेड फिल्मों की संख्या बढ़ने के पीछे का कारण क्या है और साथ ही साथ इसके फायदे और नुकसान क्या है, इन सब पर बात करेंगे। सच कहूं तो मैं तुम्हारे को अभी बता देता हूं कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना मिस किए हुए देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्रोफाइल एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो अब डायरेक्ट हम वीडियो में डाइव करते हैं। हमारे देश में आजादी से पहले सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1918 नाम का एक कानून हुआ करता था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ फिल्म स्क्रीनिंग को रेगुलेट करना था। यह एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं था, यानी कि स्थानीय अधिकारियों के पास में सिर्फ इतना अधिकार था कि फिल्म को चलाने दिया जाए या फिर बैन कर दिया जाए। लेकिन आजादी के बाद जब कानून पूरी तरह भारतीयों के हाथ में आया तब 1952 में इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट पास हुआ, जिसके बाद इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर बना, जिसे आज हम CBFC कहते हैं। हालांकि ये 1950 में रिलीज हुई फिल्म हंसते आंसू, इस फिल्म को लोग पहली ए रेटेड फिल्म के तौर पर याद करते हैं। एंड मजे की बात तो ये है कि हंसते आंसू में कोई बोल्ड सीन वगैरह नहीं थे, फिर भी इसे अडल्ट्स ओनली का टैग दे दिया गया था, क्योंकि इसकी थीम्स काफी मैच्योर थी। और ये मैच्योर थीम्स वैसी नहीं थी जैसा आप सोचते हो। उस दौर में समाज में महिलाओं पर इतनी पाबंदियां थी, घर से बाहर ना निकलना, घूंघट में रहना, ऊंची पढ़ाई ना करना, ये सब नॉर्मल माना जाता था। लेकिन इसी फिल्म में मधुबाला जी ने उषा का कैरेक्टर प्ले किया था। तो इसमें उषा की शादी एक शराबी इंसान से कर दी जाती है, जबकि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं होता। फिर भी परिवार के दबाव में शादी कराई जाती है। शादी के बाद उसका पति शराब पीकर घर आता, उसे मारता पीटता था और घरेलू हिंसा वगैरह किया करता था। आखिरकार वो इतना टॉर्चर झेलने के बाद और सब कुछ सहन ना करने के बाद वो घर को छोड़कर बाहर निकल जाती है और नौकरी ढूंढने लगती है। पर ये सब चीजें सहन ना करने वाला पति फिर शराब छोड़ देता है, उषा को वो मनाने जाता है और वापस घर ले आता है। ये कहानी दरअसल एक ऐसी लड़की की है जो अपने अधिकारों और आजादी के लिए लड़ती है। लोगों को लगा था कि इसमें एक फेमिनिस्ट मैसेज है और थीम काफी बोल्ड और प्रोग्रेसिव है, इसलिए इसको ए रेटिंग दे दी गई थी। फिर भी इन सब के बावजूद फिल्म जबरदस्त सक्सेस हासिल करी। हालांकि ये अनऑफिशियल ए रेटेड फिल्म मानी जाती है, लेकिन 1952 के सिनेमेटोग्राफी एक्ट के बाद CBFC की निगरानी में एज रेस्ट्रिकेट पाने वाली पहली फिल्म 1954 में रिलीज हुई थी फिल्म नास्तिक। ये फिल्म रिलीज के शुरुआती समय में बैन कर दी गई थी, फिर दोबारा रिलीज हुई ये फिल्म और लगातार 50 हफ्ते चलकर गोल्डन सक्सेस भी हासिल करी। लेकिन इस केस में भी फिल्म को किसी बोल्ड वजह से ए रेटिंग नहीं मिली थी। हल्के फुल्के रोमांटिक सीन्स वगैरह होने के बावजूद असली कारण यह था कि फिल्म का मेन कैरेक्टर नास्तिक है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट फेस करने की वजह से भगवान से उसका भरोसा उठ जाता है और लोगों द्वारा अंधविश्वास में निभाए जाने वाले धार्मिक रिवाजों और नकली बाबाओं पर सवाल उठाता है। उस दौर में यह सब्जेक्ट काफी जोखिम भरा माना जाता था, इसलिए फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था। यहीं से ए रेटेड फिल्मों की डेफिनेशन धीरे धीरे बदलने लगी। CBFC के पास में ए रेटिंग देने के बहुत सारे रीजन तो हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो सब मेन थीम्स देखते हैं, जैसे बोल्ड और सेक्सुअल कंटेंट, ग्रिटी वायलेंस और गैंगस्टर ड्रामा। ज्यादातर फिल्में इन्हीं दो कैटेगरीज में आती है। बोल्ड और सेक्सुअल थीम्स के अंडर एरोटिक इंटीमेसी, तीखे पॉलिटिक्स कमेंट, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ड्रग्स या फिर सब्सटेंस एब्यूज या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट जैसे मुद्दे आते हैं। दी संतोष नाम की फिल्म, जिसे एक फैमिली ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर ने बनाया था, उसे CBFC ने भारत में बैन कर दिया था, क्योंकि इसमें पुलिस का वायलेंस, जातिगत भेदभाव और स्त्री विरोध जैसे सब्जेक्ट दिखाए गए थे। फिल्म के अंदर ये दिखाया गया था कि पति की मौत के बाद में संतोष सैनी को उसकी पुलिस की नौकरी मिलती है। उसका पहला केस निचली जाति की लड़की के साथ हुए रेप और मर्डर का होता है। जांच के दौरान ये चीज सामने आती है कि एक मुस्लिम लड़के ने ये अपराध किया था, जिसके बाद उसको लॉकअप में टॉर्चर करके मार दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे संतोष को पता चलता है कि असल में हत्या गांव के एक ऊंची जाति के लड़के ने करी थी और कहानी आगे बढ़ते हुए इंडियन लॉ और इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दों को छूती है। CBFC वालों ने इसमें भारी बदलाव करने को कहा था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर संध्या सूरी ने इसको मारने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते फिल्म पर बैन लगा दिया गया। संतोष, इस देश में दो तरह की छुआछूत है, एक वो जिसे कोई छूना नहीं चाहता और दूसरा वो जिसे कोई छू नहीं सकता। अब बात करते हैं ग्रिटी वायलेंस और गैंगस्टर ड्रामा की, जिसमें खून खराबा, रॉ एक्शन और हॉरिकर वायलेंस जैसे सीन शामिल होते हैं। कई बार कुछ सीन बिना ज्यादा नोटिस किए हुए सेंसर से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में एक छोटे से किस सीन पर भी ए रेटिंग दे दी जाती है। दी केरला स्टोरी फिल्म को ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन रिव्यू बोर्ड ने MA15+ दिया था, जबकि इंडिया में उसी फिल्म को CBFC वालों ने अडल्ट सर्टिफिकेट दिया था। वहीं इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में पहचान पाने वाली ऑल वी इमेजिन एट लाइट को फ्रंट एंड न्यूडिटी और इंटीमेट लव सीन के बावजूद बिना किसी कट के उसको मंजूरी मिल गई थी। प्रशांत नील के मुताबिक सलार में सिर्फ एक सिर काटने वाला सीन हटाया जाता तो उसको US सर्टिफिकेट मिल सकता था, एंड उन्होंने वो सीन
नहीं हटाया और आखिर में उस सीन को नहीं हटाने के कारण ही फिल्म को ए रेटिंग मिली थी। So your film Salar getting an A certification. How do you feel about it? The intention was never to make a movie as so violent that it is going to get an A certification. Cuts that they were asking for, if they were If they have to come to you by A or yeah, they had asked for a lot of cuts. I was okay to do all of those cuts, but there were a couple of cuts which I did not want to remove because it was not going to satisfy the story of the movie, the drama of the movie. And I was very disappointed. वहीं नानी की दशहरा फिल्म के अंदर सिर काटने वाले 2 सीन थे, फिर भी उसे यूए क्लीन सर्टिफिकेट मिला। ऐसे में किसी का भी सवाल ये उठ सकता है कि एक फिल्म फैमिली फ्रेंडली कैसे और दूसरी अडल्ट क्यों। दरअसल सीबीएफसी किसी भी सीन को 4 अलग अलग तरह से चेक करता है, लाइक टाइप्स ऑफ वायलेंस, खून खराबे वगैरह, फिल्म का टोन और एडिटिंग का अंदाज। इन 4 चीजों को देखकर ही फाइनलाइज किया जाता है। इन्हीं सब पहलू का आकलन करके किसी भी फिल्म को एक सीन या कई सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग ही एज रेटिंग दी जाती है। टाइम के साथ ही ये सब चीजें बदलती भी रहती है। और अगर बात वायलेंस की हो तो यही 4 फैक्टर देखे जाते हैं, लेकिन इंटीमेट सीन या फिर रॉ लैंग्वेज के मामले में अलग अलग पैमानों से जांच होती है। यही चीज पुष्पा टू द रूल पर भी लागू होती है, जहाँ पर क्लाइमेक्स में जबरदस्त वायलेंस फाइट होने के बावजूद उसको यूएस सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि वहाँ पर पैरामीटर इस्तेमाल किए गए थे। भारत में सीबीएफसी है तो अमेरिका में एमपीए काम करता है। एमपीए माने तो मोशन पिक्चर एसोसिएशन। सीबीएफसी और एमपीए के बीच में फर्क उतना ही बड़ा है जितना जमीन आसमान का। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एमपीए कोई सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक संगठन है। वहाँ पर फिल्मों के लिए रेटिंग लेना जरूरी तो नहीं होता, लेकिन बिना रेटिंग वाली फिल्मों को मैक्सिमम थिएटर्स वाले चलाते भी नहीं है। वो रेटिंग को ऑडियंस की पसंद पर छोड़ देते हैं, जैसे कि जनरल ऑडियंस, पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंट्स स्ट्रांगली क्वेश्चन्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड अंडर 17 रिक्वायर्स पेरेंट या गार्जियन और नो वन अंडर 17 एडमिटेड। मतलब वहाँ ये नहीं कहा जाता कि इस सीन को हटाओ या फिर कट करो, और ना ही ऑडियंस की सोच पर सवाल उठाए जाते हैं। वहाँ पर फैसला सिर्फ ऑडियंस की समझ और पसंद पर छोड़ दिया जाता है। वो सिर्फ कंटेंट देखकर ही रेटिंग दे देते हैं और कंटेंट पर सीधा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। अगर ऑडियंस को देखना होगा तो वो ऑब्वियसली देखेगी, नहीं तो छोड़ देगी। इसका उल्टा हमारा सीबीएफसी बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। सिर्फ कंटेंट देखकर एज बेस्ड रेटिंग नहीं देता, बल्कि पब्लिक मोरालिटीज, कल्चरल वैल्यूज, नेशनल सिक्योरिटी और कई दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखकर कट्स की मांग भी करते हैं। फिल्म उड़ता पंजाब में सब्सटेंस एब्यूज वाले सीन पर करीब 94 कट्स सजेस्ट किए गए थे। जरा तुम सोच कर देखो मेकर्स की हालत क्या हुई होगी। अगर फिल्म को अडल्ट ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है और फिर भी इतना कट्स लगा दिया जाए तो आधी आजादी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। कुछ साल पहले तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ए रेटेड फिल्मों की संख्या बेहद कम हुआ करती थी, और थोड़ा पीछे चले जाएं तो डायरेक्टर्स काफी सेम गेम खेलते थे। वो यू या फिर यूएस सर्टिफिकेट को ध्यान में रखकर ही फिल्में बनाया करते थे, ताकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई देख सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मेन स्ट्रीम सिनेमा की कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी ए रेटेड है और बड़ी बड़ी सीरीज भी ए सर्टिफिकेट के साथ में आ रही है, जिनमें कंटेंट ज्यादा अनफिल्टर्ड होता है। डेली लाइफ की बोली जाने वाली लैंग्वेज को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर दिखाना, लव स्टोरीज में मैरिटल अफेयर्स या फीमेल प्लेजर जैसे सब्जेक्ट को छूना, ऐसे कई टेबू टॉपिक जो समाज में कहीं ना कहीं मौजूद है, उन्हें सीधे या फिर थोड़ा एक्सेजरेशन के साथ में दिखाने में भी ये रेटिंग्स मिलती हैं। फिल्म मेकर्स नए जॉनरास और नई थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए अपनी क्रिएटिव आजादी को खुलकर इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन स्टोरी को भी उसी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने सोच रखा है। वहीं ऑडियंस को भी अब ऐसा कंटेंट चाहिए जो लिमिट को थोड़ा आगे पुश करे, और इसी वजह से इस दौर में मैच्योर थीम्स, वायलेंट सीक्वेंस और टेब्यू सब्जेक्ट्स लगातार फिल्मों के अंदर दिखने लगे। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप ए रेटेड फिल्मों में से ज्यादातर फिल्में पिछले 2 सालों की हैं। अब जब किसी फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट मिला है तो ऑडियंस के अंदर भी एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट भी पैदा होती है, और आखिरकार ऑडियंस ये सोचती है कि इस फिल्म के अंदर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से इस फिल्म को ए रेटिंग दी जा रही है, और लोग इसे देखने के लिए पहले से एक्साइटेड बैठे रहते हैं। सालों तक एक जैसी फिल्मों को देखकर ऊब चुकी ऑडियंस अब कुछ नया और फ्रेश देखने को आगे बढ़ रही है। कोविड यानी कि 2020 के बाद से ही इंडिया में ओटीटी का जबरदस्त क्रेज चलता आ रहा है, जिससे कि दुनिया भर का कंटेंट अब एक टेप में ही हमारे डिवाइस में अवेलेबल है। जब लो बजट में बाहर नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो यहाँ पर वही पुराना टेम्पलेट देखकर लगभग हर किसी को लगने लगा है कि अब कुछ अलग होना चाहिए। इंडिया में ए रेटेड फिल्म्स और सीरीज अब सिर्फ कंट्रोवर्सीज का सब्जेक्ट नहीं रही है, बल्कि ये ऑडियंस में एक्साइटमेंट पैदा करती है कि इसको अडल्ट रेटिंग क्यों मिली। बड़े स्केल के हीरोज, रो इमोशंस और रियलिस्टिक टोन अब कामयाब हो रहे हैं। मिर्जापुर और राणा नायडू इन सीरीज के अंदर तो ऐसे टेब्यू टॉपिक्स भी दिखे हैं जो बाकी फिल्मों में तो छोड़ो, यहाँ तक कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी कमी नजर आते हैं, फिर भी वो हिट रही। और उनकी व्यूवरशिप देखकर ये बात तो हमारे को इजीली समझ में आ जाती है कि ए रेटेड कंटेंट की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ चुकी है। शुरुआत में अमेज़न जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंडिया में सेंसरशिप लगभग नहीं था, इसलिए अलग अलग थीम्स, टेब्यू सब्जेक्ट्स, ग्लोरीफाइड वायलेंस और इंटीमेट सीन्स खुल करके दिखाए जाते थे। बट बाद में गवर्नमेंट ने प्रेशर लगाया और अब इन प्लेटफॉर्म पर भी कंटेंट को कंट्रोल किया जाने लगा है। ऑफिशियल तौर पर तो भले ही सब कुछ साफ न दिखे, पर कंटेंट में कट्स होने लगे। कई बार तो किसी सीरीज में गॉड पर किए गए मजाक से लेकर ऐसे सीन तक हटा दिए जाते हैं जो असल कहानी को आगे बढ़ाने में मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने खुद जब अमेज़न पर पिछले साल रिलीज हुआ एक ऐसा सीजन देखा तो शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन बाद में जब फीड में किसी ने बताया तब जाके समझ में आया कि जो सीन्स फॉरेन कंट्रीज में दिख रहे थे वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और सच कहें तो हम हमेशा सिर्फ अपनी फिल्में देख करके नहीं बैठ सकते। जैसे कि हॉलीवुड की फिल्में सालों पहले इंडिया में पॉपुलर हो गई थी, वैसे ही अब 3 इडियट्स, बाहुबली और RRR जैसी इंडियन मूवीज भी धीरे धीरे फॉरेन कंट्रीज में जगह बना रही है। आने वाले 10 से 15 सालों में फॉरेन ऑडियंस भी एवरेज ईयर में एक ना एक बार तो इंडियन फिल्म जरूर देखेगी, लेकिन वो सिर्फ फेमिलियर और हल्की फुल्की फिल्में नहीं देखेगी। उनको RRR, बाहुबली, सलार, किल, हिट, एनिमल जैसी बिग स्केल और दमदार स्टोरीज वाले कंटेंट चाहिए होंगे। और जब फॉरेनर ऑडियंस ऐसा कंटेंट देखना एंजॉय करेगी तभी हमारा इंडियन मार्केट और भी ज्यादा एक्सपांड होगा।
ए रेटेड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ना इस बात का संकेत है कि ऑडियंस अब बोल्ड और अनफिल्टर्ड स्टोरीज को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह रेडी है। लेकिन बाकी फिल्मों की तरह ए रेटेड सिनेमा के भी अपने फायदे और नुकसान है। सबसे पहले तो ये कि ये डायरेक्टर्स को एक अलग ही तरह की क्रिएटिव फ्रीडम देती है। जिस सीन और सीक्वेंस को वो दिखाना चाहते हैं उसको यू या यूएस सर्टिफिकेट के लिए हल्का करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चीजों को रॉ और ग्रिटी अंदाज में पेश कर सकते हैं जिससे कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्स साइड और सोसाइटी में हुए वॉयलेंस को असली रूप से दिखाया जा सके। ऐसे कंटेंट का इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट से मैच होना इंडियन फिल्मों की ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है। लेकिन ए सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ अडल्ट ऑडियंस ही होती है, इसलिए मेकर्स फैमिली ऑडियंस का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। लेकिन यहाँ वैसा मौका नहीं मिलता, इसे सिर्फ 18 साल और उससे ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। इसी के अलावा हाल ही में रिलीज हुई 90% से भी ज्यादा मूवीज ने कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज का सामना किया है और वही कंट्रोवर्सी कई बार उन्हें ब्लॉकबस्टर भी बना देती है। Rajiv Masandia. Yeah, okay. He reviewed my film and gave 2. So audience gave 200 crore plus by now. The word what we used, what we got censored, same word in a previous film. ఒక హీరోయిన్ 4 సార్లు యూజ్ చేస్తారు. There is no censor. मूवीज लाइक द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल, ये सभी मूवीज कंट्रोवर्सीज का टॉपिक रही है। मगर हर बार ये सभी चीजें फिल्म के पक्ष में काम करे ऐसा जरूरी भी नहीं है। कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। भले ही फिल्म 18+ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर अडल्ट उसे देखेगा। मैक्सिमम लोग, खासकर हमारे माँ बाप की उम्र के लोग, हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी या फिर थोड़ी रोमांटिक फैमिली फिल्मों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और मेरे पापा भी कहते हैं कि बेटा पहले से जिंदगी में काफी सारी टेंशन है, ऊपर से इतना सारा वायलेंस और खून खराबा देखना मेरे बस की बात नहीं है। उनका तो खून देखकर ही जी घबराने लग जाता है। और सिर्फ हमारी फैमिली में ही नहीं बल्कि मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज में ए रेटेड और मैक्सिमम वोलेंट मूवीज से काफी ज्यादा दूरी बनाई जाती है। ये जॉनरा मैक्सिमम तौर पर ऑडियंस की एक्साइटमेंट और उनके इंटरेस्ट पर ही टिका रहता है। మీరే దేవుణ్ణి కొలుస్తున్నారో కనీసం చెప్పనే లేదు. ఐ థింక్ శివ ఇస్ అ బిగ్ గాడ్. మీరు చెప్పే ఆ దేవుడు ఆయన భార్య చనిపోయినప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు, అలాంటప్పుడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు? असल बात यह है कि फिल्म मेकर्स मेच्योर थीम्स को कहानी का हिस्सा बनाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसी के मुताबिक ही सीन्स फिल्माए जाते हैं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि हर कोई नहीं पर कुछ लोग इसे गलत तरह से प्रभावित भी हो सकते हैं, खासकर जो अभी 18 के हुए हैं या फिर शुरुआती 20s में। वो बिना पूरी समझ के सब्सटेंस एब्यूज जैसी चीजों को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। अर्जुन रेड्डी या फिर कबीर सिंह जैसे बनने की कोशिश में अगर कोई पढ़ाई छोड़कर या फिर गलत हैबिट्स में पड़ जाए तो जिंदगी संभालने में सालों लग जाते हैं और ये समझे बिना कि असली जिंदगी में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए बाइक वगैरह खरीद लेते हैं, क्लास छोड़ देते हैं और उसी को कूल समझने लगते हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आखिरकार इंटीमेट या ग्रूसम सीन तभी असरदार लगते हैं जब वो कहानी का जरूरी हिस्सा हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं जोड़ा गया है। जब कोई सीन सही कॉन्टेक्स्ट में आता है ना तो ऑडियंस को भी ये नहीं लगता कि ये सब बिना वजह डाल दिया गया है। तो बस आज का भाषण मैं यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमारे को कमेंट्स के अंदर जरूर से बता के जाना। तो कमेंट बॉक्स में आपकी फेवरेट ए रेटेड फिल्म या फिर सीरीज कौन सी है वो भी मेरे को बता के जाना।